माय नेम इज़ गोपिका शर्मा। वेलकम टू प्रोग्रेस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के बारे में, विच इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। और टुडेज टॉपिक इज डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये कुछ बेसिक्स हैं जिनके बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। सबसे पहले पॉइंट्स ले लेते हैं हम। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज बेसिकली ऑल अबाउट किस तरह से हम लॉन्च करते हैं, किस तरह से हम शुरू करते हैं अपने बिजनेस को या फिर अपने प्रोफेशन को या फिर अपने जॉब को, एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ वर्क। क्या नेचर ऑफ वर्क रहता है, किस तरह का काम रहता है, उसके बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करते हैं इन तीनों चीज़ों को। उसके बाद आ जाती हैं क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कैपिटल पे। कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए। कितना रिस्क बियर हमें करना होता है और कितना रिस्क ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। उसके बाद पॉइंट पे आ जाते हैं रिवॉर्ड। क्या रिटर्न और क्या रिवॉर्ड हमें मिलते हैं इन तीनों चीज़ों के अंदर। कोड ऑफ कंडक्ट। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज होती हैं इन तीनों के लिए। सबसे पहले पॉइंट से हम शुरू करते हैं मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज बेसिकली इन बिजनेस कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है, जिनके बेसिस पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास जाकर अपनी बिजनेस या अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं वहाँ पर, कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं, कुछ कंपनीज के डॉक्यूमेंट हमें वहाँ सबमिट करने होते हैं। उसके बाद वो हमें अप्रूवल देते हैं कि आप अपना बिजनेस चला सकते हैं या आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है अब, और आप इसे लीगल तरीके से रन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बात प्रोफेशन की। प्रोफेशन में भी हमें एक मेंबरशिप लेनी हो पड़ती है। हमें सर्टिफिकेशन मिलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या फिर एडवोकेट्स को अपनी अपनी बिजनेस प्रोफेशनल्स से, अपनी प्रोफेशनल बॉडीज से, और वो ही हमें एक सेट ऑफ रूल्स या एक सेट ऑफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसके अंदर आती हैं बार काउंसिल। फॉर एग्जांपल, अगर एडवोकेट्स जो होते हैं उनका एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, वो होता है बार काउंसिल। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, आप उस बार काउंसिल के पास जा सकते हैं, अपनी परेशानी रख सकते हैं, और अगर आप को किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी आप उनसे ले सकते हैं, या किस तरह से आपको काम करना है वो भी वो डिसाइड करते हैं, और वो एक सेट ऑफ रूल्स आपके लिए बनाते हैं जिसका आपको मेंबर बन के रहना पड़ता है। उसके बाद आ जाती है बात एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट में भी चीज़ें इसी तरह होती हैं कि आपको जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर आपके लिए एक इनिशिएशन, एक इग्निशन का काम करता है। आपके नए जॉब पर आपको जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर रिक्वायर्ड होता है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आप किस पोस्ट के लिए जा गए हैं, किस पोस्ट पर आपने अपनी जॉब को ज्वाइन किया है, क्या सैलरी आपका रहा है और क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं नेचर ऑफ वर्क के ऊपर। नेचर ऑफ वर्क बिजनेस के अंदर क्या होता है, गुड्स प्रोड्यूस करना और सर्विसेज रेंडर करना। या तो आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो अपने एंड कस्टमर्स या एंड कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे हैं, और अगर आप गुड्स नहीं बना रहे हैं तो आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने एंड कंज्यूमर्स को। प्रोफेशन में आप क्या करते हैं, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वहाँ आप कुछ गुड्स नहीं दे रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को, अपने आपके
जो भी आपके पास कंसल्ट लेने आ रहे हैं, एक्सपर्ट एडवाइस लेने आ रहे हैं, आप उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो क्या हो गई, एक तरह की सर्विस रेंडर करनी हो गई, आप सर्विस दे रहे हैं अपनी। उसके बाद आ जाती है एम्प्लॉयमेंट की। जब हम एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें हम उनको क्या बता रहे हैं कि हम आपके यहाँ 9 to 6 आवर्स तक काम करेंगे। हम सुबह 9 बजे आएंगे, शाम को इवनिंग में 6 बजे हम अपना काम कंप्लीट कर कर घर चले जाएंगे। तो हमने कुछ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स के लिए उनके यहाँ अपनी सर्विसेज रेंडर करने के लिए उन्हें प्रॉमिस किया है या फिर कमिट किया है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम क्वालिफिकेशंस पे। जब बात क्वालिफिकेशंस की आती है तो बिजनेस के अंदर ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं होता है कि इतनी क्वालिफिकेशंस तो आपकी होनी ही चाहिए, ऐसा कहीं नहीं होता है बिजनेस के अंदर। आपकी क्वालिफिकेशंस चाहे कितनी भी हो, आप चाहे कितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे हो या कितने भी कम पढ़े लिखे हो, आप फिर भी बिजनेस कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपने कुछ अच्छी सी क्वालिफिकेशन ली हुई है, तो आप आराम से अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे, सक्सेसफुली आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है, पर अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है लेकिन आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, आपने उस फील्ड में काम बहुत किया है, तो आपका एक्सपीरियंस आपको हेल्प करे। लेकिन कोई मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं होता है बिजनेस के अंदर, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट इन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है आपकी। आप बिना डॉक्टर की डिग्री के आप किसी को एक्सपर्ट एडवाइस नहीं प्रोवाइड कर सकते, किसी को पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते, या आप जाकर किसी को भी अपने कंसल्ट नहीं दे सकते, इस तरह से एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दे सकते बिना सर्टिफिकेट, बिना ऑथराइज्ड सिग्नेचर। आपके पास ऑथराइज्ड डिग्री होनी चाहिए उसके लिए, तभी आप उसे एक्सपर्ट, जो ट्रेनिंग आपने अब तक ली है उसके बेसिस पे आप उसे कंसल्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन जो बिजनेस के अंदर होता है वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगी, प्लस एक्सपर्ट ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होंगी, तभी आप आगे अपने पेशेंट्स को या अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर पाएंगे और उन्हें सही एक्सपर्ट एडवाइस दे पाएंगे। उसके बाद आ जाती है बात एम्प्लॉयमेंट की। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द जॉब। नेचर कैसा है जॉब का, उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी ज़रूरी है और कितनी नहीं है। अगर एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब की ज़रूरत है तो वहाँ आपको किस तरह का काम करना है, उसके बेसिस पे आपकी क्वालिफिकेशन डिसाइड की जाएगी कि इस पोस्ट पर इतना काम है, तो उसके बेसिस पर 12th पास पर्सन चलेगा, या फिर ग्रेजुएट पर्सन की रिक्वायरमेंट है, या फिर 10th पास की रिक्वायरमेंट है। और अगर कोई मैनेजरियल पोस्ट है तो वहाँ पर किस तरह की क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, वो उस पर डिपेंड करेगा कि क्या पोस्ट है। अगर मैनेजरियल पोस्ट है तो डेफिनेटली वहाँ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर कहीं पियोन की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, 10th पास या फिर 12th पास, ताकि अगर आपको कोई छोटा मोटा काम करना है, पेपर वर्क या फिर सिर्फ चीज़ों को मैनेज करना है तो आप वो कर सकें, सर्विस करनी है, क्लाइंट्स को हैंडल करना है तो आप वो कर सकें। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है कैपिटल पर। कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा बिजनेस के अंदर, वो किस पे डिपेंड करेगा, साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। क्या साइज है बिजनेस का, कितना बड़ा है और किस तरह का नेचर है, किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ही। अगर छोटा बिजनेस है तो ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। और अगर बिजनेस हमारा वास्ट है, बड़ा है, तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। प्रोफेशन के अंदर बहुत लिमिटेड रिक्वायरमेंट होती है। जब एक पर्सन डॉक्टर बन जाता है तो डॉक्टर के पास आपने देखा होगा जनरली एक टेबल होती है, एक
कुर्सी होती है, एक टेबल पे डॉक्टर बैठा है, एक चेयर पर डॉक्टर बैठा है ना, एक टेबल है उसके पास जिस पर वो अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, और एक कुर्सी है जिस पे क्लाइंट बैठा हुआ है। आया पेशेंट, तो उसने डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम्स बताई, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और उनको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये दवाई मेडिकल स्टोर से आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत फिक्स्ड लिमिटेड सेटअप है, ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है ना। और अगर लेकिन वो उसे एक्सपेंड कर रहा है, या अगर वो वहाँ पर एडिशनल चीज़ें कर रहा है, जैसे अगर पेशेंट को वो वहाँ पर ग्लूकोज भी चढ़ा रहा है, इंजेक्शन भी लगा रहा है, या एडमिट भी कर रहा है, कुछ ऑपरेट भी कर रहा है, तो फिर चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उसे फिर कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर नहीं कर रहा है तो फिर अदरवाइज उसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड में काम चल जाएगा। फिर आ जाते हैं हम एम्प्लॉयमेंट पे। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो वहाँ पर हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, हमें कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें अपना जॉब जाकर करना है, अपना काम करना है, एंड ऑफ द मंथ हमें सैलरी मिल जाएगी, दैट्स इट। हमें अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है उसके अंदर। ठीक है, वो हमारा किसका काम है, एम्प्लॉयर का या फिर ओनर ऑफ द कंपनी का काम, उसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर को बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है कैपिटल। फिर आ जाते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर किसमें कितना रहता है, कितना कम रहता है, कितना ज़्यादा रहता है, वो हमें मेजर करना होगा, उसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बिजनेस में रिस्क हाई फैक्टर पे रहता है, क्योंकि इतना कैपिटल हमारा लगा हुआ है, इतना आइडियाज़ हमने दिए हुए हैं, इतना टाइम हमने दिया हुआ है अपने बिजनेस को, इतने सारे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ रिस्क ज़्यादा रहता है, हाई रिस्क पे रहता है। जब बात प्रोफेशन की आ जाती है तो वहाँ कुछ परसेंटेज ऑफ रिस्क रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। इतना सा रिस्क रहता है कि अगर आपने मान लीजिए आपने किसी लॉयर ने या किसी एडवोकेट ने कोई केस लिया, मान लीजिए अगर वो किसी वजह से केस हार जाता है, तो वो एक छोटा सा रिस्क रहता है कि चाहे ना केस 10 साल चला या 15 साल चला, लेकिन फिर भी वो केस को हार गया, तो वो एक रिस्क रहेगा, लेकिन उसने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की। सेम केस होता है ना डॉक्टर एंड पेशेंट के साथ, कि अगर डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया और मान लीजिए अगर उसने पेशेंट को कोई भी दवाई ऐसी प्रिस्क्राइब करी जो किसी भी तरह से पेशेंट को सूट नहीं की, या उसे किसी तरह का कोई रिएक्शन हो गया उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से या उस पर्टिकुलर मेडिसिन से, तो वो एक रिस्क रहता है कि वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है, किसी तरह से पेशेंट सफ़र कर सकता है उस चीज़ की वजह से। अदरवाइज डॉक्टर्स इतने एक्सपर्ट्स हैं, इतने टाइम की प्रैक्टिस उनकी होती है कि वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी काम करते हैं, बहुत अपना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, ताकि किसी भी तरह किसी की साथ हेल्थ इश्यूज़ ना हो, किसी को फिज़िकली हार्म ना करे उनकी कंसल्ट एडवाइस या उनका प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट में भी रिस्क फैक्टर जो रहता है वो बहुत लेस रहता है या फिर ना के बराबर रहता है। सिर्फ हमारे पास जो रिस्क रहती है उसमें वो ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हद से हद कुछ होगा तो हमारी जॉब चली जाएगी, उसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। अगर आपको बहुत कुछ फाइनेंशियल लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि आप एक मंथ के लिए या एक ईयर के लिए कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ टेन्योर के लिए वहाँ वर्क कर रहे हैं, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लगा हुआ है, सिर्फ आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगा हुआ है, तो उसके बेसिस पे तो आपको सैलरी मिल ही रही है आपके मंथ एंड में। तो आपका जो रिस्क फैक्टर है उसमें कहीं ना कहीं आपको सुबह जाना है, शाम को अपना काम कंप्लीट कर कर घर वापस आना है, उसके बाद आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आप कुछ एक्स्ट्रा आवर्स नहीं देने हैं अपने वर्किंग को, तो वहाँ रिस्क फैक्टर काफ़ी हद तक कम होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ रिवॉर्ड्स रिवॉर्ड्स की जब बात आती है तो हम देखते हैं हमेशा कि बिजनेस में रिवॉर्ड्स किस तरह से मिलते हैं, प्रॉफिट्स के
फॉर्म में। अगर आपने रेवेन्यू से कुछ एक्स्ट्रा अर्न किया है तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रॉफिट कहलाएगा। अगर आप रेवेन्यू से कम में जा रहे हैं आपको, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में हैं तो आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चला पाएंगे। बट अगर आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में नहीं हैं तो आपको बिजनेस या तो टाइमली बंद करना पड़ेगा या फिर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि आप प्रॉफिट की तरफ टर्न अप हो। प्रोफेशन में क्या मिलता है, प्रोफेशनल फीस मिलती है। अगर आपने किसी पेशेंट को हैंडल किया है, किसी पेशेंट को अपना कंसल्ट प्रोवाइड कराया है, उसे ट्रीट किया है, तो आप उसके बदले में उससे क्या ले रहे हो, फीस ले रहे हो, प्रोफेशनल फीस ले रहे हो। ठीक है। उसके बाद आ जाती है सैलरी और वेजेस। ये मिलता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिटर्न के फॉर्म में क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड के फॉर्म में क्या मिल रहा है, आपको सैलरी मिल रही है। मंथ एंड में अगर आप जो भी काम कर रहे हैं आपको अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, एक एम्प्लॉय हैं आप कंपनी में, तो आपको सैलरी मिलेगी। और अगर आप डेली वेजेस पे वर्क कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, वेजेस मिलेंगे जो लेबरर्स को मिलते हैं। उसके बाद बात आ जाती है कोड ऑफ कंडक्ट। एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक पॉलिसी मेकिंग, एक रूल्स ऑफ कंडक्ट होता है जो बिजनेस के अंदर नहीं रहता है। बिजनेस के अंदर हर बिजनेस लाइन के अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं। ऐसा कोई फिक्स नंबर ऑफ रूल्स नहीं होता है। प्रोफेशनल कोड, प्रोफेशन में क्या होता है कि जैसे उनकी प्रोफेशन में हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, उन्हें हमेशा जब वो डिग्री मिलने वाली होती है उन्हें ओथ ली जाती है कि हमारे पास कभी भी कोई भी पेशेंट आ जाए, चाहे वो किसी भी इमरजेंसी में आए, कैसी भी कंडीशन में हो, अफोर्डेबल हो ना हो, कर पाए, लेकिन हमें उसे अटेंड करना है। तो ये एक इस तरह की एक शपथ या ओथ ली जाती है डॉक्टर्स के थ्रू। तो अगर वो उसे मना कर देते हैं तो वो चीज़ उनके प्रोफेशन के खिलाफ है। तो वो एक प्रोफेशनल रूल हो गया उनके लिए। सेम चीज़ एम्प्लॉयमेंट में होती है। एम्प्लॉयमेंट में ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर कि एम्प्लॉयर ने इस तरह का कोई रूल या रेगुलेशन या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है आपके लिए या नहीं बनाई है। तो वहाँ वो उस हिसाब से फॉलो होगी, क्योंकि हर कंपनी की पॉलिसीज़ अलग अलग होती हैं। कुछ कंपनीज की पॉलिसीज़ होती हैं कि हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना, या हमें पॉल्यूशन नहीं करना, या फिर है ना हमें 5 डे वीक ही रखना है अपना। तो वो सब कंपनीज की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। वो कौन डिसाइड करता है, हमारे एम्प्लॉयर डिसाइड करते हैं। एम्प्लॉय का उसमें कोई रोल नहीं होता। तो इट वुड बी लेड डाउन बाय। आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।